नमस्कार, जय हिंद। ट्रिपल सी ऑनलाइन एग्जाम के वीडियो पार्ट नंबर 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न, तो वीडियो को अंत तक आप बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, कौन सा शब्द मेमोरी से संबंधित है? कौन सा शब्द मेमोरी से संबंधित है? लॉजिक, कंट्रोल, इनपुट या स्टोरेज? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो भी मेमोरी को हिंदी में स्टोरेज या स्मृति कहते हैं, तो मेमोरी से जो भी शब्द संबंधित है वो स्टोरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉजिक, कंट्रोल और इनपुट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है जिसे सीयू कहते हैं। और इनपुट की बात करें तो इनपुट जो भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं या जो भी कमांड देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। तो इसमें जो शब्द स्टोरेज है वो मेमोरी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द मेमोरी से संबंधित है? तो जो स्टोरेज शब्द है वो मेमोरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है सीडी, डीवीडी, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क। तो इनमें से जितनी भी स्टोरेज डिवाइस है, जैसे डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, ये दोनों ही स्टोरेज डिवाइस हैं। और बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं बात करें फ्लॉपी डिस्क की, तो फ्लॉपी डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस थी, लेकिन अब ये अभी चलन में नहीं है, क्योंकि ये अब चलन में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सीडी, ऑप्शन नंबर बी डीवीडी, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी फ्लॉपी डिस्क। तो सीडी, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क ये तीनों ही स्टोरेज डिवाइस हैं, लेकिन प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीडी और डीवीडी तो अभी भी स्टोरेज डिवाइस जो कि प्रचलन में है, लेकिन अगर फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क अब प्रचलन में नहीं है। तो इसका अगर बात करें, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाद बाकी ये तीनों डिवाइस स्टोरेज डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है, डीवीडी का पूरा नाम है? तो फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, दो चार प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन नंबर बी डायनामिक वीडियो डिस्क, ऑप्शन नंबर सी है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ऑप्शन नंबर डी है डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क। तो डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये दोनों ही डीवीडी के पूर्ण रूप हैं या पूरे नाम हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही आपके ऑप्शन में हों तो आप डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क पर लगाएंगे, क्योंकि डीवीडी का पूर्ण नाम या पूर्ण रूप होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर डिजिटल वीडियो डिस्क दिया रहे तो उसे भी आप लगा सकते हैं, अगर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ना हो। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आप डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क पर ही सही टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डीवीडी का जो पूरा नाम है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी सर्किट बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। तो जो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है उसे मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। जितने भी इसे सर्किट बोर्ड के नाम से जानते हैं और इसका नाम मदरबोर्ड होता है, तो जो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है वो मदरबोर्ड ही होता है, क्योंकि यहीं से सारे जो जितने भी प्लगइन होते हैं यहीं से सारे जुड़े होते हैं। पार्ट कंप्यूटर सारे प्लग यहाँ पे जितने भी सर्किट होते हैं वो यहाँ से जुड़ी होती है, तो इसे मुख्य सर्किट बोर्ड कहा जाता है। ए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न लैंग्वेज से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है?
जो जटिल वैज्ञानिक गणनाएं कंप्यूटर पर की जाती हैं तो वो कौन सी भाषा का यूज उसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जावा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी फोर्टॉन और ऑप्शन नंबर डी कोबोल। तो ये सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। और ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसका जटिल वैज्ञानिक गणना करने के लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन को फार्मूला लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो यह जटिल वैज्ञानिक गणना करने के काम में आता है। ये जो लैंग्वेज है वो जटिल वैज्ञानिक गणना करने के लिए यूज की जाती है। तो फोर्ट्रॉन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन जो नंबर सी है वो तो सही हो जाएगा। बाद बाकी अगर अदर लैंग्वेजेस की बात करें तो जावा हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस और कोबोल, ये भी कई सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। जावा जो लैंग्वेज है उसमें ओपेरा मिनी, जो ओपेरा मिनी या फेसबुक है, ये सारे जावा स्क्रिप्ट इसमें लिखी गई, यानी कि जावा लैंग्वेज इसका यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, फोटोन लैंग्वेज का जटिल वैज्ञानिक गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप जितनी भी लैंग्वेजेस कंप्यूटर से रिलेटेड मुख्य लैंग्वेजेस को आप इनके बारे में ज़रूर पढ़िए और इनके फुल फॉर्म को भी याद रखिए, ताकि ये प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं लैंग्वेजेस से रिलेटेड, तो आप इन्हें अच्छे से कर पाएँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रश्न है। बेसिक ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है सी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी है फोर्ट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी फास्ट। तो बेसिक भी एक लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज भी होती है और फोर्ट्रॉन लैंग्वेज भी होती है, लेकिन ये फास्ट ऑप्शन में दिया है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो फास्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। बाद बाकी बेसिक और सी लैंग्वेज और फोर्ट्रॉन ये सारी लैंग्वेजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजें हैं, लेकिन फास्ट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक निबल बराबर होता है 4 बिट्स, 4 बाइट या 8 बिट्स या 8 बाइट। तो एक निबल बराबर क्या होता है? तो एक निबल बराबर 4 बिट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो 4 बिट्स होते हैं वो एक निबल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, एक बाइट बराबर क्या होता है? अभी एक निबल बराबर हमने देखा, अब हम देखेंगे एक बाइट बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 4 बिट्स, ऑप्शन नंबर बी 8 बिट्स और ऑप्शन नंबर सी 2 बिट्स और ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो डी है ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि, तो उसमें 1 बिट्स है। तो जो एक बिट एक बाइट होता है वो 4 बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जो एक बाइट होता है वो 8 बिट्स उसमें होती है। तो एक बाइट बराबर 8 बिट्स और 8 बिट्स बराबर एक बाइट। तो ऑप्शन नंबर किसी भी तरह से घुमाकर अगर पूछा जाए तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, जो एक बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं, और अगर 8 बिट्स बराबर पूछा जाए तो उसमें एक बाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बिट्स होती है वो सबसे छोटी, जो स्टोरेज या मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट्स होती है। और एक बिट्स में, जो 4 बिट्स में एक निबल होता है और 8 बिट्स में एक बाइट होता है। आप इसे जरूर याद रखिए, ऐसे किसी भी तरह से अगर पूछा जाए प्रश्न को तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएं। तो इसमें एक बाइट बराबर 8 बिट्स होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? जीबी, केबी, एमबी या टीबी। तो निम्नलिखित में से जो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो सबसे बड़ी इकाई जो स्टोरेज की निम्न में से है वो हो जाएगी टीबी, यानी कि 1 टेराबाइट। तो एमबी सबसे छोटी अगर इसमें बात करें निम्नलिखित में से तो केबी, केबी के बाद आता है एमबी, एमबी के बाद जीबी और जीबी के बाद टीबी। तो निम्नलिखित में से जो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है वो टीबी
हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। टीबी मतलब टेराबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, केबी मतलब किलोबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट। तो इनका फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर एमबी की बात करें तो 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है और 1 जीबी 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है। ये भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज, इसे भी आप जरूर याद रखिए ताकि किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से इसका जवाब भी दे पाएं। तो निम्नलिखित में से जो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है वो टीबी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट्स का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो फिर से वही प्रश्न आ गया है कि एक बाइट में कितने बिट्स का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो एक बाइट होती है वो कितने बिट्स के बराबर होती है। अभी हमने आपको बताया था कि जो एक बाइट्स होती है वो 8 बिट्स के बराबर होती है। एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एक बाइट होती है वो 8 बिट्स का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। और ट्रिपल सी के और भी कई सारे पार्ट हैं। ये पार्ट चौथा था, आपने वो नहीं देखे तो उन्हें भी आप देख लीजिए। सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उन्हें आप याद रखिए ताकि जो भी ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इसलिए सारे के सारे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए ताकि कोई प्रश्न ना छूटे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।